नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2017 का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। आप जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है और 5512 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद 3200 प्लस वैकेंसी का भी आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा। इसके बाद कहते हैं फिर 2025 से भी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आनी है, तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी लंबे समय तक आपको देखने को मिलती रहेगी। तो तैयारी के लिए, अगर आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। फिर से बता देते हैं, इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, यानी 3 भर्ती परीक्षा व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनको देख लीजिएगा। हिंदी और सामान्य ज्ञान व्याख्या सहित आपको बताने वाले हैं। बाकी रीजनिंग और मैथ्स से जो भी प्रश्न बने हैं उनको आप सिर्फ देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पेन नहीं है कि हम आपको यहाँ पे स्क्रीन में हल करके बता पाएँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। इच्छावाचक वाक्य होता है। व्याख्या आप स्वयं पढ़ लीजिए। जो लगेगा कि इस प्रश्न की व्याख्या पढ़नी चाहिए वो हम पढ़ेंगे। पहले का सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्न में कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? तो उत्तर हो जाएगा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। आप जानते हैं द्वारा लगता है तो कौन सा हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया कर्तृवाच्य का उदाहरण है, क्योंकि उक्त वाक्य में कर्ता की प्रधानता लक्षित हो रही है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ला और सा का उच्चारण स्थान है दंत। विकल्प भी सही हो जाएगा और सभी के लिखे हुए आप देख पा रहे होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि खाली स्थान ने संस्कृत में रामायण की रचना की है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। वाल्मीकि। ए और डी दोनों में लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न ए और डी दोनों विकल्प सही है। तो आप याद रखिएगा, आपको याद क्या रखना है कि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है ये बताना है आपको। तो बिना किसी की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। जब आप वर्ण विच्छेद पढ़ते हैं तो आ जरूर मिलेगा। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आ मिलने वाला है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा स्रोत भाषा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, तथा जिस नई भाषा में अनुवाद करना है वह लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा कहलाती है। एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है। इसका पैमाना व्याकरण है। ये पैसेज है, गद्यांश है। इसको पढ़कर आप प्रश्न देखिएगा। सेब 7 का भी हो जाएगा। पहले आपको करना क्या है, पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये देखिए दिख रहा होगा, रोक लिया आपने। अब इसका प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न है, आंसर अभी नहीं देखेंगे आप। अब आपने हल कर लिया होगा, आंसर देख लीजिएगा। हम आपको बताएंगे 7 का भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए। ये देखिए 8 का सी हो जाएगा। 9 का ए हो जाएगा। 10 का डी हो जाएगा। 11 का ए हो जाएगा। 11 से प्रश्न बदल गए। आइए देखते हैं। पुलिस को देखकर चोर। 9 2 11 हो गया। बहुत ही पुराना मुहावरा है। पुलिस को देखकर चोर। 9 2 11 हो गया। अन्य देखते हैं। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा, आँख का तारा, अत्यंत प्रिय। प्रश्न संख्या 12 देखिए। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, सुधाकर, प्रभाकर, भास्कर। तो सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्याय है। याद रखिएगा, सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। सूर्य चंद्रमा के पर्यायवाची आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। तो अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का विष हो जाएगा। सुधा अमृत का पर्याय तथा जलज कमल का पर्याय है। भय का विलोम साहस होता है। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी ने। 14 का सी हो जाएगा। तुलसीदास जी की अन्य 11
प्रामाणिक रचनाएँ, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न। ये भी प्रश्न पूछे जा चुका है जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, याद रखिएगा। रामाज्ञा प्रश्न आपको याद रखना है। रामललान, नैशु, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? माता पिता में कौन सा लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। योजक चिन्ह लगेगा। विकल्प सी सही हो जाएगा। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 याद रखना है। अगर इस प्रश्न में आपको 14 सितंबर भी याद है तो आपका प्रश्न सही होने वाला है, क्योंकि विकल्प बहुत नज़दीक नहीं है। विकल्प सी हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न 1949 के 2 से 3 ऑप्शन आ जाते हैं। कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? उत्तर हो जाएगा रत्नाकर। रत्नाकर शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द जलधि, पारावार, पारावार, सिंध, नीरनिधि, नदीस, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, अवधि, जलधाम, नीरथ। जबकि नरपति राजा का, मधुकर भ्रमर का तथा दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। संधि के कितने भेद होते हैं? उत्तर हो जाएगा 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 18 का सी सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर हो जाएगा ए, प्रति उपसर्ग है। कारज किस प्रकार का शब्द है? तो कारज अर्ध तत्सम शब्द है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अर्ध तत्सम क्या होते हैं? वे शब्द हैं जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए गए हैं और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अर्ध तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: दई, रात, अक्षर, अगिन, बच, ज्ञा इत्यादि। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन संज्ञा हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा होता है। लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे श्याम, मई, वाराणसी, भारत आदि। भाववाचक लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। अंग्रेजी भाषा में इसे नोटिफिकेशन कहते हैं। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, और अधिसूचना अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 हो गया। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? सरल शब्द का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? डी हो जाएगा सही जवाब। निरर्थक शब्द सरल का विलोम नहीं है। शेष शब्द कुटिल, वक्र, कठिन ये सरल के विलोम शब्द हैं। निरर्थक सार्थक का विलोम है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। विकल्प बी सही हो जाएगा। 25 का बी सही हो जाएगा। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1/3। संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त और अनावश्यक बातों का त्याग तथा सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। पूर्णता, स्पष्टता, भाषा की सरलता, शुद्धता और प्रवाहपूर्ण क्रमबद्धता इसकी अन्य विशेषताएं हैं। तो प्रश्न क्या था? संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? कितने? संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है और इसे 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए, यानी मूल पाठ जो है उसका 1/3 करके संक्षेपण लिखा जाएगा।
जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो 27 का उत्तर हो जाएगा ए। संज्ञा के बदले जो आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप जानते हैं रति होता है। विकल्प ए सही हो जाएगा। शेष सभी रस के स्थायी भाव देख लेते हैं। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय, शांत रस निर्वेद। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं काम के पीछे आया था। विकल्प डी सही हो जाएगा। वाक्य मैं काम के पीछे आया था में संबंध बोधक अव्यय पीछे का प्रयोग किया गया है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थ के आधार पर इसके 13 भेद हैं। आगे, पीछे, बाद, पहले, पास, भीतर, बीच, तरफ, और, जरिए, निमित्त, खातिर, बगैर, बदले, एवज, तरह, सरीखा, खिलाफ, पर्यंत, अपेक्षा इत्यादि संबंध बोधक अव्यय हैं। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन लिखा जाना चाहिए? शुभ आशीर्वाद लिखना चाहिए। विकल्प ए सही हो जाएगा। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा शुभ आशीर्वाद का अभिवादन किया जाना चाहिए। ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें गैर सरकारी पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अनेक प्रचलित हैं जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में लाते हैं। संबंधियों के पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र, विविध पत्र आदि। शुद्ध वाक्य बताना है इसमें। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आएंगे। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अरब के 10 यात्री भारत आए। अरब के 10 यात्री भारत आए। पुल्लिंग बताना है तो संकल्प किया जाता है, संकल्प लिया जाता है। दिए गए विकल्पों में संकल्प शब्द पुल्लिंग है। शेष घटना घटित होती है, लज्जा होती, प्रार्थना की जाती है होती है। प्रार्थना शब्द स्त्रीलिंग है। विकल्प ए हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न 25 रिपीट किया है। प्रश्न देखो, 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। तो 34 का सी जवाब सही हो जाएगा। इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से तैयार रखना। क्रिया विशेषण के रूप के आधार पर कितने भेद होते हैं? इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। यही हम लोग प्रायः जानते हैं। और ये इनका रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं इसका जिक्र कम किया जाता है, लेकिन आया हुआ प्रश्न है तो अब आपको तैयार कर लेना है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 36 प्रश्न संख्या 36। अंश शब्द का सही अर्थ बताना है। सही अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा अंश। पहले अंश का अर्थ है हिस्सा और दूसरे अंश का अर्थ है कंधा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। अंश हिस्सा और अंश कंधा। गोदान का लेखक कौन है?
उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। विकल्प ए सही हो जाएगा। गोदान प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। बुंदेली का क्षेत्र है, तो बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन और दतिया। ये बुंदेली का क्षेत्र है। विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? तो उत्तर हो जाएगा यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। संकेत किया जा रहा है। विकल्प ए सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। प्रश्न संख्या 40। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विकल्प सी हो जाएगा कलकत्ता। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसका संपादन पंडित जुगल किशोर ने किया। प्रश्न संख्या 41 देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है। आपसे कहा था इसको आप ही सॉल्व करेंगे। आप केवल प्रश्न देखिए, वीडियो को रोक लीजिए, इसके बाद आप हल करें और उत्तर मिला लीजिए। 41 ये हुआ। 42 देखिए सवाल। 42 ये प्रश्न हुआ अंकगणितीय तर्क शक्ति से। 43 देखिए, ये 43 हुआ। देश, प्रधानमंत्री, राज्य। देश में प्रमुख क्या होता है? प्रधानमंत्री। उसी तरह राज्य का उसी तरह से क्या होता है? मुख्यमंत्री। अब अगर यहाँ पर राष्ट्रपति होता तो यहाँ पर राज्यपाल होता। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख की बात नहीं है। देश के संवैधानिक अगर प्रमुख देखें नंबर टॉप में ऑर्डर में तो राष्ट्रपति होते तो वहाँ पर राज्यपाल हो जाते। यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री। तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जल्दबाजी में क्या हो सकता था? राज्यपाल हो सकता था। ध्यान दें। प्रश्न संख्या 44 सीरीज का है, आप स्वयं करें। रक्त संबंध का है, 45 हो गया। 46 देखिए, रेजिस्टेंस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, आप करेंगे। टेलीस्कोप देख लीजिए। प्रश्न टाइम न लगे, हमारा मकसद ये है कि आप प्रश्न पत्र आप अच्छे से देख लें कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। और चिकित्सक, स्टेथोस्कोप, नाविक, कंपास। नाविक का संबंध किससे? कंपास से। अच्छा प्रश्न। 49 ये देखिए सीरीज वाला प्रश्न है कि अगली संख्या बताना है। 50 में देखिए वैनारेक का है। 50 के बाद देखिए 51 सॉल्व करें। 52 देखिए कोडिंग डिकोडिंग से है। 52 के बाद 53 देखिए कथन और कार्यवाहियाँ हैं। प्रश्न देखिए ये उत्तर है, ये पढ़ लीजिए। इसके बाद ये उत्तर। 54 देखिए, 54 देखिए ये प्रश्न है कथन और कार्यवाहियाँ से ही है। 54। अब देखिए प्रश्न संख्या 55 देखिए कथन और कार्यवाहियाँ से ही प्रश्न है। तो ये प्रश्न संख्या 55 है, कर लीजिए, आंसर मिलाएंगे आप। और प्रश्न संख्या 56 है। प्रश्न संख्या 57 है कि वह शब्द ज्ञात करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ, मेढक। तो यहाँ पर व्हेल अलग हो जाएगा क्योंकि व्हेल एक स्तनधारी जीव है, जबकि मेढक, मगरमच्छ, कछुआ अंडा देने वाले जीव हैं। तो 57 का ए हो जाएगा। 58 प्रश्न देखिए दिशा दूरी से परछाई वाले प्रश्न हैं। 59 देखिए रक्त संबंध से करेंगे। 60 भी करेंगे। 60 के बाद शुरू हो जाता है यहाँ से सामान्य जानकारी। इनको देखते हैं। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कहाँ पर? श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर कुरनूल आंध्र प्रदेश और महबूबनगर तेलंगाना जिलों के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। आपको याद क्या रखना है? श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया और कहाँ पर है? कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश, याद रखना है। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वो कम से कम साल के लिए उच्च न्यायालय का दो या अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। उत्तर हो जाएगा 10 साल के लिए उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 10 साल का अनुभव होना चाहिए। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वो कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का 2 या अधिक ऐसे अदालतों को उत्तरवर्तन में नियुक्ता रहा हो। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो भारतीय व्यक्ति भी नियुक्त किया जा सकता है जो किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में
वकील भी बन सकता है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और न्यायाधीश में। न्यायाधीश बनने के लिए कितना योग्यता है वहाँ पर, तो जो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो या फिर। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है, तो किसी भी प्रभावी निर्णय को लेने में बहुत कम जानकारी होना किसी भी प्रकार की बाधा का कारण नहीं है। अगर जानकारी ज़्यादा होगी तो फिर बाधा होगी, सोचना पड़ेगा। तो कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है, उत्तर हो जाएगा बहुत कम जानकारी। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो 1024 मेगाबाइट होते हैं। प्रश्न संख्या 65, 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी, उत्तर हो जाएगा 249.60 रुपये। आज़ादी के समय 1947 में प्रति व्यक्ति आय 249 रुपये 60 पैसे वार्षिक थी, जो अधिकतर बढ़कर 86,668 रुपये वार्षिक से अधिक हो चुकी है। तो आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि स्टैटिक प्रकार से हो गया, कभी पूछा जा सकता है। 1947 का डाटा है, तो याद रखना है आपको। देखिए कितना बढ़िया से प्रश्न पूछा, 249 रुपये 60 पैसे याद रखना। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की, उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्ता। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास द्वारा की गई, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। 67 देखिए, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे क्या हुआ थे, इन्हें क्या हुआ था, मोक्ष प्राप्त किया। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया था, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं, नवंबर 2018 में शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में, करंट से प्रश्न था, उत्तर बस देख लीजिए, इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, ये भी करंट से। 70 देखिए, निम्न में कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला कदम है, उत्तर हो जाएगा निर्णय की पहचान करना। निम्नलिखित में कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला कदम है, उत्तर हो जाएगा निर्णय की पहचान करना, विकल्प है। कौन कौन से 7 चरण हैं देख लीजिए, 7वां तो लिखा ही हुआ है, याद रखना आप। विकल्प निर्णय की पहचान करना, प्रमाणिक सूचनाएं एकत्र करना, अन्य विकल्पों की पहचान करना, प्रमाणों की वैधता की जांच करना, वैकल्पिकों में सर्वश्रेष्ठ का चुनाव, निर्णय लेना, निर्णय की समीक्षा करना आदि। रैम, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प ही, यह तेज़ गति से काम करेगा। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर पर क्या असर पड़ेगा, यह तेज़ गति से काम करेगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। तो 71 का कौन सा प्रश्न बी सही होगा। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर तेज़ी से काम करेगा क्योंकि इससे एप्लीकेशन की कार्यक्षमता बढ़ती है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, उत्तर हो जाएगा 18.33% थी। भारत की साक्षरता दर 18.33% थी 1951 में, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प भी सही। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके अलावा आलू, गन्ना, सब्जियों तथा गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादन राज्य राजस्थान है, विकल्प ए सही हो जाएगा। 17-18 में करंट से प्रश्न है, कितनी परियोजना मंजूर की गई, डी 11। 75 के बाद प्रश्न संख्या 76, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि 16 दिनों की है। यह रेल यात्रा यात्रियों को भगवान राम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन कराते हुए भारत से श्रीलंका तक लेकर जाती है। आरबीआई की स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय स्थित था। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय स्थित था। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि 16 दिनों की है, याद रखिएगा। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर था, तो वर्तमान में तो आप जानते हैं मुंबई में, लेकिन पहले क्या था, 1 अप्रैल 1935 स्थापना हुई, मुख्यालय कोलकाता में था और वर्तमान में मुंबई में। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
मूल लेखांकन समीकरण क्या है? उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। तो प्रश्न डी है, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। मूल लेखांकन समीकरण संपत्ति देयता प्लस इक्विटी है, इक्विटी है। ये लेखांकन बैलेंस शीट का आधार है जो दर्शाता है कि कंपनी की कुल संपत्ति कुल देनदारियों और शेयर धारक की इक्विटी के बराबर है। प्रश्न संख्या 79, ये थोड़ा सा टफ प्रश्न कह सकते हैं। 78 79 भी देखिए, अच्छा प्रश्न है। सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार दर्शाया नहीं गया है? नहीं दर्शाया, ईमानदारी, आलस, लोलुपता, हवस। उत्तर हो जाएगा ईमानदारी। सदाचार सिद्धांत के तहत ईमानदारी को नकारात्मक व्यवहार के रूप में नहीं दर्शाया गया, जबकि लोलुपता, हवस और आलस ये सभी सदाचार सिद्धांत के अंतर्गत नकारात्मक व्यवहार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 80, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या थी? तो 1951 में पूछा जा रहा है। भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 946 थी, जो 2011 की जनगणना में 943 हो चुकी है। इसी हिसाब से प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, 946। ये एक और सेट कंप्लीट होता है यहाँ पर प्रश्न पत्र 2017 का जूनियर असिस्टेंट। अगले वीडियो में एक और सेट लेंगे। आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। इसकी परीक्षा तिथि हुई थी 2019 में। आप देख पा रहे हो 2017 की वैकेंसी, परीक्षा तिथि 19 फरवरी 2019। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।